बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 56A ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट 1990, जिसमें आ रहा है एग्रीमेंट फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के एग्रीमेंट्स किसके साथ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के होते हैं। जैसे कि हम इंटरनेशनल टैक्सेस में पढ़ते हैं कि हमारे ट्रीटीज़ हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ भी आपका एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन का सिस्टम हो सकता है। फिर डिफरेंट गवर्नमेंट्स के साथ भी हो सकता है, जैसे कि फेडरल गवर्नमेंट का प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ भी हो सकता है। और फिर ये डिफरेंट अदारों के साथ भी हो सकता है कि फेडरल गवर्नमेंट के अदारों के आपस में एग्रीमेंट हो सकते हैं कि इंफॉर्मेशन शेयर करें कि जहां कहीं ऐसा लूप होल हो, टैक्स चोरी होने का ख़तरा हो, या ऐसे अनासर हैं जो टैक्स चोरी कर सकते हैं, तो उनके साथ जो एग्रीमेंट्स हैं, ये सेक्शन 56A उन एग्रीमेंट्स की बात करता है कि वो जो है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करेंगे फॉर द असिस्टेंट ऑफ रिकवरी ऑफ टैक्सेस। किसके लिए? कि रिकवरी ऑफ टैक्सेस के हों। द फेडरल गवर्नमेंट में एंटर इनटू अ बाईलैटरल और मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स, यानी कि या तो अपने दरमियान ही या मल्टी नेशनल्स के दरमियान बाईलैटरल एग्रीमेंट्स भी हो सकते हैं, विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के हो सकते हैं, और विद द गवर्नमेंट एंड द फॉरेन कंट्रीज़, या फिर फॉरेन कंट्रीज़ की, जो कि मैंने आपको बताया कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करें, इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन भी उसमें शामिल है कि भाई कंप्यूटर के ज़रिए जितनी भी डाटा है अवेलेबल उसके किया है विद रिस्पेक्ट टू सेल टैक्स इम्पोज अंडर दिस एक्ट, कि जो सेल टैक्स इम्पोज करना है इस एक्ट के तहत उसके रिलेटेड on any other law of the Pakistan under the corresponding law such as the country may by notification in the official gazette may such provision for the necessary implementing of such agreements। तो ऐसे एग्रीमेंट्स जो वो लॉ के प्रोविजंस जो हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए या लॉ की रिकवरी करने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। तो इसी तरह नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दैट द बोर्ड शैल हैव अ पावर टू शेयर डाटा, के बोर्ड के पास ये भी पावर है कि वो डाटा शेयर करे और इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग द रियल टाइम डाटा वीडियो, कि रियल टाइम इन्फॉर्मेशन जैसे कि वो नादरा की इन्फॉर्मेशन आ सकती है, वो एविएशन की इन्फॉर्मेशन आ सकती है, इमिग्रेशन की इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर हो सकती है। इमेज रिसीव अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट विद द अदर मिनिस्ट्री आर डिवीजन ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स सब्जेक्ट टू सम लिमिटेशन एंड कंडीशंस एंड मे बी स्पेसिफाइड इन द बोर्ड, के जैसे बोर्ड लिमिटेशंस होंगी उसके तहत रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर हो जाएगी। तो द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 107 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस शेल मुटेटस मुटेंडी अप्लाई फॉर द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के लिए जो 107 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है वो अप्लाई होगा। तो इसी तरह सब सेक्शन 3 है, द फेडरल गवर्नमेंट में एंटर इनटू द बाईलैटरल मल्टीलैटरल कन्वेंशंस के में भी हो सकती है, वियना कन्वेंशन है जैसे इस तरह से, एंड इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट्स भी हो सकती है, और सिमिलर एग्रीमेंट मैकेनिज्म फॉर द असिस्टेंट ऑफ इन रिकवरी ऑफ टैक्सेस। तो रिकवरी ऑफ टैक्सेस के लिए ये सारा मैकेनिज्म बनाया जा सकता है इंफॉर्मेशन शेयर करने का। इसी तरह 56AB है, सेक्शन 56AB क्या है कि रियल टाइम असेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस, डाटाबेस और उसका रियल टाइम असेसमेंट क्या है। तो उसमें नॉटविथस्टैंडिंग इन एनीथिंग कंटेन इन दिस लॉ द टाइम बीइंग इन फोर्स इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू द नेशनल डाटाबेस तक ही सिर्फ लिमिट नहीं है। नादरा नेशनल डाटाबेस रेगुलेशन अथॉरिटी, नादरा का जो एक्ट है 2000 सिर्फ नादरा की ही नहीं है, एंड द इमिग्रेशन जो एक्ट है उसकी, और फिर अरेंजमेंट शैल बी मेड द प्रोवाइड द रियल टाइम असेस ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ डाटाबेस टू द बोर्ड एंड प्रिस्क्राइब फॉर द प्रिस्क्राइब मैनर में दिया जाएगा। जैसे कि नादरा का है, नादरा जो है वो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड पे, पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड पे, या फिर अलाइन रजिस्ट्रेशन कार्ड, जो भी पार्टिकुलर्स हैं उसके जो कंटेन है सिटीज़न डाटाबेस में, तो वो डाटाबेस करेगा। इसी तरह फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA जो है, एंड द ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ऑफ ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट जो है, वो भी विद रिस्पेक्ट टू द डिटेल इंटरनेशनल ट्रैवल्स का वो डाटा जो है इनके साथ शेयर करेगी रियल टाइम में। इसी तरह कैपिटल टेरिटरी एंड द प्रोविंशियल लोकल जो लैंड रिकॉर्ड डेवलपमेंट का है या अथॉरिटीज़ हैं,
तो जिनके पास रिकॉर्ड्स है टैक्सेशन का, तो वो भी जो है ना वो इसके साथ रियल टाइम डाटा जो है वो शेयर करेंगी। द कैपिटल टेरिटरी एंड द प्रोविंशियल एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, गाड़ियों की परचेज के लिए जो है, ज़मीनों के लिए है, उसका भी जो डाटा है, व्हीकल्स की ट्रांसफ़र, ओनरशिप एंड अदर एसोसिएट रिकॉर्ड जो है वो भी रियल टाइम पे शेयर किया जाएगा। इसी तरह तमाम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज कंपनी जो हैं वो भी शेयर करेंगी कि वो किन किन जगह पे कमर्शियल मीटर्स किन के CNIC पे लगाए जा रहे हैं और किन को कनेक्शंस दिए जा रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है या गैस की ट्रांसमिशन कंपनी है वो भी जो सारी हैं मेक अरेंजमेंट फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 2020 फॉर अलाउइंग द कंज्यूमर अपडेट रेशो शेयरिंग कनेक्शन एंड पार्टिकुलर यूज़र्स इन केस वो सारी जो है ना इसमें करेंगी। एनी अदर एजेंसी और अथॉरिटी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन नोटिफाई द बोर्ड, यानी कि इसके अलावा भी कोई है तो वो भी रियल टाइम डाटा जो है एक्सचेंज करेगी, जिससे टैक्स की कलेक्शन हो सके, रजिस्ट्रेशन में इजाफा हो सके या बाकी चीज़ें इसमें अप्लाई की जा सकती हैं। इसी तरह सब सेक्शन 2 है, द बोर्ड शैल मेक अरेंजमेंट फॉर लाइंग द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द रियल टाइम असेस or the information of database under subsection 1 and aligning it with the own database manners and may be prescribed। तो unit real time assess information of the database is made available under subsection 1, तो जो available किया जाएगा such information of database shall be provided periodically, यानी कि वो आ रहा है तो ऐसे हो सकता है कि रियल टाइम उसका इकट्ठा होता जा रहा है तो 6 महीने के बाद सारा दे दिया जाए, या एक मंथली आफ्टर अ मंथ दे दिया जाए, 2 महीने के बाद सारा दे दिया जाए। इन सच अ फॉर्म एंड मैनर एज प्रिस्क्राइब, जैसे कि रूल्स बने होंगे। इसी तरह सब्जेक्ट टू सेक्शन 56B द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड अंडर दिस सेक्शन शैल बी यूज ओनली फॉर द टैक्स पर्पज़ एंड कॉन्फिडेंशियल। तो जितना भी ये डाटा आ रहा है, इमिग्रेशन से आ रहा है, इससे नादरा से आ रहा है या किसी भी अथॉरिटी से आ रहा है, तो वो फिर सिर्फ टैक्स पर्पज़ के लिए यूज़ होगा और वो कॉन्फिडेंशियल होगा। इसी तरह डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द पब्लिक सर्वेंट, तो पब्लिक सर्वेंट जो है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इस पे काम कर रहा है, तो जो डाटा उसके पास रिसीव हो रहा है तो उसको वो डिस्क्लोजर जो है वो उसको कॉन्फिडेंशियल रखेगा और किसी के साथ शेयर नहीं करेगा कि एनी इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल बी कॉन्फिडेंशियल होगी वो, और नो पब्लिक सर्वेंट शैल डिस्क्लोज एनी इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 216 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत, जैसे इसी तरह से उसे इन्फॉर्मेशन को रखेगा कॉन्फिडेंशियल। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 ऑफ द फ्रीडम इंफॉर्मेशन ऑर्डिनेंस 2002 and any information received supplies to the pursuance of bilateral and multilateral agreements with the government or the foreign countries for the exchange of information under section 50A all shall be confidential। तो जितने भी bilateral agreements हैं या multilateral agreements हैं, international agreements हैं, वो सारा जो है डाटा जो है confidentiality उसकी रखी जाएगी। इसी तरह सेक्शन 56C है। 56C जो है वो प्राइस स्कीम टू प्रमोट टैक्स कल्चर, टैक्स कल्चर को प्रमोट करने के लिए प्राइस स्कीम है। द फेडरल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब द प्राइस स्कीम टू इनकरेज द जनरल पब्लिक टू मेक परचेज ओनली फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन इशूइंग अ टैक्स इनवॉइस। तो जो टैक्स इनवॉइस रजिस्टर्ड पर्सन कर रहा है सिर्फ उसी से परचेज़ करें, या जैसे कि टियर 1 के रिटेलर जो हैं, टियर 1 में रिटेलर जो रजिस्टर्ड हुए हैं उसी से करें और वो अपनी स्लिप जो है उसको शेयर करें FBR के साथ। तो फिर एक प्राइस स्कीम है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन से ख़रीदेगा और वेरीफाई करेगा कि ये ओरिजिनल इनवॉइसेस आ रही हैं, तो उनको जो है ये इनाम दिया जाएगा FBR की तरफ से। 57 है रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स। अच्छा, ये पॉसिबल है कि बाज़ औक़ात ऑर्डर बनाते हुए FBR के ऑफिसर से, कमिश्नर से, एडिशनल कमिश्नर से, कमिश्नर अपील से या एपलेट ट्रिब्यूनल से कहीं भी जो है ना वो कोई मिस्टेक हो सकती है। तो अब वो मिस्टेक जो हो गई है, या तो उनके खुद नॉलेज में आ गई या टैक्स पेयर ने इन्फॉर्म किया कि ये मिस्टेक हो गई है, ये फिगर पॉइंट गलत लग गया है या इसमें है, तो सेक्शन 57 जो है वो अलाउ करता है कि उसको रेक्टिफाई कर दिया जाए। तो वो जो है उसकी रेक्टिफिकेशन उस ऑर्डर की हो जाएगी। तो इसी तरह जो ऑर्डर या रेक्टिफिकेशन में करते हुए ये ख्याल रखना है कि इंक्रीज़ ना हो असेसमेंट में या रिफ़ंड रिड्यूस ना हो टैक्स पेयर का।
तो ये अगर रिड्यूस होता है तो ऐसी सिचुएशन में जो है ना टैक्स पेयर हैज़ बिन गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, तो पहले उसको सुना जाएगा और फिर उसको करेगा जाएगा, अदरवाइज टैक्स बढ़ाया नहीं जा सकता और रिफंड कम नहीं किया जा सकता। तो जो सबसेक्शन 3 है, वेयर मिस्टेक्स अपीयर इन द रिकॉर्ड ब्रॉट टू द नोटिस, जिस जब नोटिस में आई इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर के, कमिश्नर के या अपील के केस में भी, नो ऑर्डर हैज़ बिन मेड अंडर सेक्शन 1 बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो वो उसके ऑर्डर जो है उसका हैज़ बिन मेड अंडर सब सेक्शन 1 बिफोर द एक्सपायरेशन, कि जो है उसका एक्सपायर होने से पहले उस साल के उसको नहीं करना चाहिए। फॉर द डाटा विच मिस्टेक वर ब्रॉट इन देयर नोटिस एंड मिस्टेक शैल बी ट्रीटेड एज रेक्टिफाई एंड ऑल द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल बी इफेक्टिव अकॉर्डिंगली। तो नो ऑर्डर अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी मेड आफ्टर 5 ईयर, तो 5 ईयर के बाद कोई ऑर्डर नहीं किया जाएगा फॉर डाटा इन ऑर्डर टू सॉर्ट रेक्टिफाई। इसी तरह 58 है, लाइबिलिटी फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज आर बिजनेस एंटरप्राइजेज। अगर प्राइवेट कंपनीज या बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं तो उनकी जो लाइबिलिटी है वो किसको पे करनी है। तो ऐसी सिचुएशन में जब कोई कंपनी एक्ट 2017 के तहत रजिस्टर्ड है और वो प्राइवेट कंपनी जो है, बिजनेस जो है वो वाइंड अप कर दिया गया है और टैक्स चार्ज टू द कंपनी बिजनेस एंटरप्राइजेज वेदर बिफोर द कोर्स और आफ्टर लिक्विडेशन, या लिक्विडेशन हो गई है, तो उसका टैक्स पीरियड कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द कंपनी, तो कंपनी से वो रिकवर नहीं किया जा सका उस पीरियड में, तो बिजनेस एंटरप्राइजेज एवरी पर्सन हु वाज एन ओनर ऑफ द आर पार्टनर आर डायरेक्टर आर शेयर होल्डर ओइंग नॉट लेस दैन 10%, कि ऐसा पार्टनर, ओनर, शेयर होल्डर जिसके पास 10% से कम ना हो उसका स्टेक या शेयर्स, तो वो जो है वो उसको पे करेगा। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उससे टैक्स इकट्ठा किया जाए। कंपनी एंड एंटरप्राइजेज इन केस ऑफ ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड सच जॉइंटली और स्वेरली, जिनके पास 10% से ज़्यादा होंगे वो उसका पे करेगा, और अगर कोई डायरेक्टर और पार्टनर बाद में पे करता है तो वो उसका जिनसे इकट्ठा किया गया होगा टैक्स उनको दे दिया जाएगा। तो ये इसी तरह से गवर्नमेंट का पूरा करने के बाद बाकी टैक्स जो है, तो इस तरह ये मीन ये है कि रिस्पॉन्सिबल है पार्टनर और जो 10% से ज़्यादा जिसके पास शेयर है। सेक्शन 50 है, रिप्रेजेंटेटिव्स कौन हो सकते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट शेल सब सेक्शन 1, 2, 3 ऑफ द एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेटिव इन रिस्पेक्ट ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन का कौन हो सकता है। रजिस्टर्ड पर्सन का रिप्रेजेंटेटिव जो इंडिविजुअल का अगर उसकी लीगल डिसेबिलिटी है तो उसका गार्डियन, मैनेजर आर रिसीवर ऑफ द इंटाइटल रिसीव इनकम ऑन बिहाफ ऑफ द बेनिफिट ऑफ द इंडिविजुअल, वो उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा। वेयर पर्सन कंपनी, जहाँ कंपनी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या लोकल गवर्नमेंट है, तो उसके डायरेक्टर्स जो होंगे वो होंगे मैनेजर और सेक्रेटरी और एजेंट जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होगा। यहाँ पर्सन ट्रस्ट है तो वो ट्रस्ट में ट्रस्टी जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होगा। इसी तरह वेयर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल अकाउंटिंग, जो कि अकाउंटिंग रिसीट्स एंड पेमेंट ऑफ मनी फंड कर रहा है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, वो रिप्रेजेंटेटिव होगा। यहाँ पर्सन ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, डायरेक्टर्स है, मैनेजर है, सेक्रेटरी है, तो वो सिमिलर ऑफिसर एसोसिएशन इन केस ऑफ फर्म्स एंड पार्टनर ऑफ द फर्म की तरह वो भी होगा। इसी तरह जब फेडरल गवर्नमेंट है या इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंटिंग रिसीट्स एंड पेमेंट्स का जो इंडिविजुअल है वो रिस्पॉन्सिबल होगा फेडरल गवर्नमेंट का। वेयर पर्सन इज़ अ पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और फॉरेन गवर्नमेंट और पॉलिटिकल सब डिवीजन और फॉरेन गवर्नमेंट, एनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंटिंग एंड रिसीट्स का जो होगा वही जो होगा उसका उस ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव होगा। वेयर कोर्ट, वार्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव जर्नल और ऑफिशियल ट्रस्टी और एनी रिसीवर मैनेजर अपॉइंटेड अंडर दिस कोर्ट, तो इसमें जो है वो उसका एडमिनिस्ट्रेटर जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो सब्जेक्ट टू सेक्शन 4, वेयर द पर्सन इज नॉन रेजिडेंट, अगर नॉन रेजिडेंट है तो फिर क्या होगा। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेड पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर विच रेलिवेंट टू टैक्स पीरियड फॉल्स शैल बी, कौन होगा, हु इज़ एम्प्लाई ऑन बिहाफ ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, जो एम्प्लाई होगा वो इसका रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। एनी बिजनेस कनेक्शन अगर नॉन रिप्रेजेंटेटिव के साथ है तो वो हो सकता है। फॉर द पर्पज ऑफ होम नॉन रेजिडेंट पर्सन इज रिसीट एनी इनकम, जो उसकी बिहाफ पे इनकम रिसीव कर रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो हो सकता है। हु होल्ड द कंट्रोल ऑफ द रिसीट एंड डिस्पोजल ऑफ एनी मनी आर नॉन रेजिडेंट, जो उसकी मनी का कंट्रोल करता है वो है।
हु इज़ अ ट्रस्टी ऑफ नॉन रेजिडेंट पर्सन, ट्रस्टी है तो वो है हु इज़ डिक्लेयर्ड बाय द कमिश्नर ऑफ एन ऑफिसर राइटिंग इन रिप्रेजेंटेटिव और नॉन रेजिडेंट, या कमिश्नर ने जिसको डिक्लेयर किया है कि वो नॉन रेजिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव होगा तो उसको कहेंगे। तो इसी तरह फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब सेक्शन नॉन रेजिडेंट पर्सन शेल बी सेम मीनिंग असाइन देयर टू इन द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में जैसे है नॉन रेजिडेंट पर्सन, ऐसे ही इधर होगा। नो पर्सन शैल बी डिक्लेयर्ड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नॉन रेजिडेंट पर्सन अनलेस पर्सन हैज़ बीन गिवन अपॉर्चुनिटी बाय द कमिश्नर, अगर कमिश्नर नहीं उसको कहता तो वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकता। इसी तरह 50B है लाइबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, एवरी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन shall responsible performing any duty obligation imposed under this act for the person including the payment of tax, तो पेमेंट ऑफ टैक्स की भी लाइबिलिटी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह उस पर होगी। सब्जेक्ट टू सेक्शन 58 एंड सबसेक्शन 5 एंड सेक्शन 3 दैट virtue of subsection 1 payable by the representative of the registered person shall be recoverable from the representative, तो जो टैक्स पेएबल उसका होगा तो वो रिप्रेजेंटेटिव से रिकवरेबल होगा only in extent of any asset of the registered person that are possession of under the control, लेकिन कहाँ तक, जो रजिस्टर्ड पर्सन के एसेट्स जो हैं वो उसके कंट्रोल में, उसकी एक्सटेंट तक। तो एवरी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन हु पे अ टैक्स ओइंग बाय द रजिस्टर्ड पर्सन शेल बी इंटाइटल्ड टू रिकवर एन अमाउंट पेड फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, retain amount paid up to the money of the registered person, there is the representative possession, तो रिप्रेजेंटेटिव पोजेशन में जो होगी तो वो रिप्रेजेंटेटिव जो उसका पे करेगा। इसी तरह रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी पर्सन अपेरेंट ऑफ एनी असेसी, जो यानी कि रिप्रेजेंटेटिव के पास टैक्स पेयर के पैसे हैं, नॉन रेजिडेंट पर्सन के हैं और उसके ही खाते से उसने पे करना है, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अलाइटी चार्ज ऑफ डिस्पोजल ऑफ मनी रिसीव्ड अकॉर्ड फ्राम वेयर द टैक्स पेएबल आर डिस्पोज ऑफ द पार्ट ऑफ द मनी फंड्स बिलोंगिंग टू द पर्सन पोजेशन, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव के पास जो पोजेशन है वो सारा उसका रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इसी तरह नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी रिलीव्स एनी पर्सन फ्राम परफॉर्मिंग एनी ड्यूटी इम्पोज अंडर द एक्ट, तो जो भी ड्यूटी इस एक्ट के तहत वो परफॉर्म कर सकता है उसको कोई भी नहीं रोक सकता, फर्दर विच इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पर्सन हैज़ फेल टू परफॉर्म, तो अगर जो उसने ड्यूटी दी है वो फेल टू परफॉर्म हो सकता है, तो ये सेक्शन जो है शेल रिलीव एनी पर्सन फ्रॉम परफॉर्मिंग ऑफ एनी ड्यूटी इम्पोज अंडर दिस एक्ट ऑन पर्सन विच रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पर्सन हैज़ फेल टू परफॉर्म। तो ये था हमारा सेक्शन 58 तक हमने अब पढ़ लिया है। अब 59 है कि टैक्स पेड ऑन स्टॉक अक्वायर्ड बिफोर रजिस्ट्रेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम फिर पढ़ेंगे क्योंकि इनपुट इस पे लेना है। तो उम्मीद है कि आप इसको समझे होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।